हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर साहनी और हम कंटिन्यूस कर रहे हैं ऑसिलेशन और वेव्स का टॉपिक जो कि 11th क्लास के सिलेबस में है। और आपको 11th क्लास का बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है या फिर कंपटीशन की क्लास प्रिपरेशन करनी है तो, और जो +2 कर रहे हैं जिनको अपेयर होना है IIT JEE में या फिर नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऑसिलेशन और वेव्स को पीछे भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके मेरा 6 लेक्चर हो गया है। तो मैं आपको YouTube के माध्यम से ये सिखाने जा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो मेरे लेक्चर जो है थोड़ा सा ध्यान से आप समझें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर आपने YouTube में देखा, फिर सेकंड देखना, फिर तीसरा देखना, इस ढंग से। ऐसा मत करना कि आपने सीधे 5th लेक्चर्स को समझा, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं कॉन्टिन्यूसली जो है आपके लिए पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम करने जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ऑसिलेशन वेव्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं, तो भाई कृपा करके माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है मेरे चैनल को, जो चैनल का नाम है प्रोफेसर ML साहनी, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अगली फ्री जो है लेक्चर्स और जो है फिजिक्स की क्लास के लिए, और सब्सक्राइब भी करना है और साथ में अपने बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक तो आपको करना ही है। तो ये मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है। तो इस के द्वारा आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे आगे भी मिलते रहेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम तो मैंने पहले भी आपको बताया। सिंपल पेंडुलम है क्या बेसिकली चीज, मैं आपको बताता हूं। सिंपल पेंडुलम इज ए पॉइंट मास विच इज अटैच्ड इन ए suspended in a end of the inextensible thread, और जिसको हम कंसिडर करेंगे मासलेस स्ट्रिंग। तो बहुत आसान टॉपिक है ये। तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। और करता क्या ये, जब हम सिंपल पेंडुलम को किसी रिजिड स्पोर्ट में जो है फिक्स करेंगे और इसको फ्री सस्पेंड करेंगे, तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, तो उस वक्त हम इसका क्या क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे जो आपको मैक्सिमम पूछते हैं, या फिर हम दूसरा ये शो करेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है ऑसिलेटिंग बॉडी का, वो जो है सिंपल हार्मोनिक कैसे होता है। तो इसका आपने ध्यान से समझना है। तो कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम। तो देखो ध्यान से, ये रही रिजिड स्पोर्ट, ठीक है, ये फिक्स्ड है, और यहां से मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया जिसका हम मास कंसीडर नहीं करेंगे, मासलेस कंसीडर करेंगे। ये मासलेस थ्रेड है और इनएक्सटेंसिबल भी है। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जो कि स्ट्रेच ना हो सके, क्योंकि स्ट्रेच होगा तो फिर गड़बड़, लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए 2 कंडीशन इसमें है सिंपल पेंडुलम में। पहली कि जो थ्रेड हम लेंगे that should be massless, and second the thread should be inextensible, ये एक्सटेंड ना हो सके। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिजिड स्पोर्ट ली, इसको मैं लेता हूं रिजिड स्पोर्ट, लिख लेता हूं इसको रिजिड स्पोर्ट। पहले भी मैंने बताया था आपको, ये है रिजिड स्पोर्ट, क्लियर, लेट इट बी S। और इस थ्रेड में इसकी लेंथ लेता हूं भाई मैं L, क्योंकि लेंथ तो होगी ना इसकी कुछ ना कुछ थ्रेड की। तो वो जो लेंथ है वो है L। लेंथ कहां से लेनी है, ये जो पॉइंट मास है, जैसे इसके सेंटर से लेंथ जो है रिजिड स्पोर्ट तक लेनी है, स्मॉल l। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करता हूं, फोर्स देता हूं, तो ऑब्वियसली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये हट जाएगा
और ऑसिलेट करने लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे अब ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो थ्रेड है इसको मैं यहां दिखा रहा हूं ऐसे। लेटर से ये जो पोजीशन है भाई इसकी, ये E1 कंसीडर करता हूं। अब क्या होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन मैंने बताई थी, मीन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। अब क्या होगा कि इसका जो वेट है वो इसको इधर को खींचेगा, यानी कि मतलब इस साइड को। तो ये यहाँ पे नहीं मतलब रेस्ट में रहेगा, तो ये क्या करेगा, या मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, रेस्ट में रहेगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ फिर नहीं रुकेगा क्योंकि मीन पोजीशन है। क्योंकि जिस फोर्स से ये इधर आया तो उस फोर्स से ये जो है इधर चला जाएगा, मतलब ये ऑसिलेट करेगा। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है। तो ये रही इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, इसको मैं नोट करता हूं E2 से। और यहाँ पे ये जो थ्रेड है ये हो गया भाई इसका जो थ्रेड है ऐसे, और लटा से ये इसने एंगल को सब्सक्राइब किया स्मॉल थीटा यहां पे, ठीक है। तो क्या होगा, ये पोजीशन इसकी O है। लटा से इस पॉइंट मास का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वो होगा mg, यानी कि मास तो होगा ही होगा उस पॉइंट का, पॉइंट मास का, मेटल का जो है जो एंड पे लगाया उसका वेट कहां करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो ऑब्वियसली इसका भी जो वेट है बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो वो है mg, ठीक है भाई। अब होगा क्या, अब देखो, अब ये जो थ्रेड था जिसकी लेंथ L है, जब ये E2 पोजीशन पे आएगा तो डेफिनेटली इसके बिल्कुल अपोजिट जो है, टेंशन के बिल्कुल अपोजिट, इस थ्रेड में एक और फोर्स लगेगी, वो लगेगी टेंशन, उसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, टेंशन क्या होती है, ये फोर्स होती है जो थ्रेड में लगती है और वो जो है जस्ट अपोजिट टू द वेट होती है और रिजिड सपोर्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये ध्यान देना आपने। अब इस टेंशन के अपोजिट इस mg को मैं रिजॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में। तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है इसका ऐसे, ये कंपोनेंट जो होगा इसको रिजॉल्व करूंगा, ध्यान रखिए ये इतना ही एंगल होगा भाई यहाँ पे जितना ऊपर था, यानी कि थीटा। तो जब मैं mg को रिजॉल्व करूंगा तो ये वाला जो कंपोनेंट बन गया हमारा, वो बन गया mg cos ऑफ थीटा। इज इट क्लियर। अब जो दूसरा कंपोनेंट होगा mg का, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा mg cos थीटा के, तो वो भाई ऐसे होगा, ऐसे ध्यान रखना आपने। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट, और उसकी वो कौन सा होगा, mg sin थीटा। भाई mg sin थीटा की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से ये अपनी E2 पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की बात, कि कौन सा कंपोनेंट है वेट का जिसकी वजह से ये वापिस आएगा मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन पे नहीं, फिर वो दूसरी साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और इस ढंग से मतलब जो है। और अगर यही सिंपल मतलब बॉब जो है यानी कि मेटल का मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, तो यहाँ पे भी आपके सेम कंपोनेंट बनेंगे जो इस साइड में आपको दिखा रहा हूं। ओके, इज इट क्लियर, डायग्राम क्लियर हो गया आपको। तो देखो मैंने क्या किया, एक लेंथ एक थ्रेड लिया जिसमें मतलब जो है मेटल, जो आपका जो मेटल बॉब है, बॉब बोलते हैं इसको मेटल का, जो इस थ्रेड के एंड में मैंने सस्पेंड किया, और जिसका मास लेटर से m है, और जो लेंथ है इस थ्रेड की वो यहां से कितनी है भाई, स्मॉल है। और फिर मैंने क्या किया, इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा बॉब का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो है mg। तो जब मैंने इसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ये मतलब ऑसिलेट होना शुरू हो गया। अब ये O से E1 गया, फिर E1 से फिर मीन पोजीशन पे आएगा, और यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। तो मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए E2 जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे मतलब इसको वेट को दिखाया आपको इस डायग्राम में। तो ये है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट mg, और दूसरा मैंने mg को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में।
क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा हो गया। एक कंपोनेंट बन गया हमारा mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट बन गया mg sin थीटा। और ये जो mg sin थीटा है यही कंपोनेंट जो है इस मेटल बॉब को मतलब जो है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है और ये मीन पोजीशन की तरफ इसको धकेल रहा है और इस ढंग से ये अपनी मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो है ऑसिलेट कर रहा है। तो ये पूरा मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में भी मतलब सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया। याद होगा अगर फर्स्ट लेक्चर आप मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने जो है जब डिस्प्लेसमेंट आपको बताई थी कि कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट, इसी सिंपल पेंडुलम से मैंने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको डिराइव करके बताया था। तो अगर भूल गए हैं तो दोबारा से आप मेरे लेक्चर 1 को देखना। अब देखो होगा क्या, अब करना क्या है हमने। तो अब ये देखो कि देखिए ओ ये हो गया एस, यहाँ पे एस में यहाँ पे लिखता हूं, ये जो एंगल थीटा है ना भाई, तो उतना ही एंगल यहाँ पे थीटा होगा और ये थीटा के सामने ये हो गई एक आर्क, तो लेट अस से दिस आर्क विल बी एक्स। ये कौन कितनी आर्क है, एक्स, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम में आपको क्या पूछा जाएगा, पहला ये मैं यहां पे लिख लेता हूं सिंपल पेंडुलम। आज का जो लेक्चर है सिंपल पेंडुलम। और मैंने सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको पहले भी बता दिया है, होता क्या है चलो लिख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम इज ए पॉइंट मास, लिख लेते हैं इसको। सिंपल पेंडुलम है क्या, सिंपल पेंडुलम is a point mass, ठीक है, suspended by a string, ठीक है, a string which is weightless and massless होगी। और सॉरी वेटलेस तो हो गया, मासलेस, inextensible simple pendulum is a point mass suspended by a string, ठीक है, कॉमा, which is weightless यानी कि जो थ्रेड है वो वेटलेस होना चाहिए, and inextensible, ओके, ये हो गया इनएक्सटेंसिबल जो है मतलब उसका थ्रेड मैंने आपको बताया था इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। साथ में ये भी लिख दो आप एंड सपोर्टेड बाय द रिजिड, मतलब सस्पेंडेड बाय द रिजिड सपोर्ट, ऐसे कर लो। वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, suspended in a fixed बोलेंगे, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट वही ये मैंने आपको बताना था थोड़ा सा ऐसे। रिजिड सपोर्ट वो है एस लिख देते हैं यहाँ पे। सिंपल पेंडुलम इज ए पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग विच इज वेटलेस, यानी कि स्ट्रिंग जो है वेटलेस होना चाहिए, एंड इनएक्सटेंसिबल सस्पेंडेड इन फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट एस। ये तो हो गया सिंपल पेंडुलम, ओके, इज इट क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस डायग्राम में दो चीजें निकालनी है। पहले तो आपको क्या करना है कि भाई शो, ठीक है, पॉइंट मास
मतलब सिंपल पेंडुलम या शो मोशन ऑफ simple pendulum is simple harmonic motion। पहला तो ये है कि शो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो ये पॉइंट मतलब जो है बॉब ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, ये आपको शो करना है कि उसका जो मोशन है वो सिंपल मतलब हार्मोनिक मोशन होता है। ओके, जो दूसरा आपको क्या करना है कि भाई टाइम पीरियड क्या है इसका, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी कि दो चीजें हमने करनी है। पहला, शो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है भाई। और दूसरा हमने करना है कि अगर ये ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो आपको क्या करना है, टाइम पीरियड इसका निकालना है। तो चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम शो करते हैं कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको डिराइव करने के लिए भी आना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको लेके चलता हूं। डायग्राम में क्या है कि ये जो पोजीशन मैंने कंसीडर की इन पोजीशन E2, यहां पे ये जो टेंशन है, देखो भाई ये जो टेंशन है ये तो थ्रेड में लग रहा है अपोजिट टू द रिजिड स्पॉट। इस टेंशन के अपोजिट ये कंपोनेंट है mg cos थीटा। सबसे पहले एट पोजीशन, यहां पे लिखूंगा मैं एट पोजीशन E2, ठीक है जी। एट पोजीशन E2 में क्या है, ठीक है। तो ये जो टेंशन है मतलब T, इसको मैं लिखूंगा टेंशन इन थ्रेड या स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग यानी कि T मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा, यानी कि वो क्या हो गया, mg cos ऑफ थीटा। मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग T इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा। यानी कहने का मतलब T डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, वो हो गया mg cos ऑफ थीटा। क्योंकि जब E2 पोजीशन पे हमारा मेटल बॉब है तो mg cos थीटा और T टेंशन जो है दोनों अपोजिट होंगे, सो दैट मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। पहली चीज। अब क्या होगा कि जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसके देखो mg cos थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा mg का, mg sin थीटा। और मैंने बताया था कि mg sin थीटा जो है वो क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा किसमें, पॉइंट मास में, बॉब में। और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो है एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं mg sin थीटा, ठीक है, provides the restoring force to the point mass, ठीक है, provide the restoring force to the point mass, ठीक है, so that it comes towards the mean position या इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो mg sin थीटा होगा, प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स टू द पॉइंट मास सो दैट इट कम्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? O। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स F। इसको हम F से लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स को। भाई रिस्टोरिंग फोर्स ही होगी जो इसको जो है वापिस ला रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू कितनी होगी? इस कंपोनेंट के बराबर होगी, दैट विल बी माइनस mg sin थीटा। अब mg मैंने माइनस क्यों लिखा भाई? माइनस मैंने इसलिए लिखा कि जब ये मीन पोजीशन से हमारा सिंपल बॉब एक्सट्रीम पे गया तो क्या हुआ? इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एग्जीक्यूट की, यानी कि डिस्प्लेस किया। अब ये क्या करेगा कि इस पोजीशन से मीन पे जब जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, यानी कि इसका मोशन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगी। कम की वजह से मतलब जो है हमें नेगेटिव साइन, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है माइनस मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम से मीन को आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस कम हो रहा है, तब मैंने माइनस लिखा। ओके, अब देखो अब करना क्या है। अब रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास आ गई, तो अब मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, मतलब बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। तो अब स्टोरिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा हो गया, तो भाई बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सभी को पता है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ के से फार्मूला लिया है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F कितना होता है? ma। तो मैं F की जगह ma सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो वो हो गया ma इज इक्वल टू F की वैल्यू पुट कर दी माइनस mg sin थीटा। इज इट क्लियर? अब यहां से मैं क्या करूंगा? mm कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया माइनस g sin थीटा। g sin थीटा हो गया, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्योंकि जो पहला केस है जिसमें आपने ये शो करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, उसको प्रूव करने के लिए भाई एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा हूं। तो अब a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया माइनस g sin थीटा। लेकिन इसमें जब हम सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करते हैं तो यहां पर आप लिखो व्हाट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। हम इसको क्या करते हैं? थीटा जो है बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं। तो उस केस में जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो देखो भाई साइन जो थीटा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली जो है इसको हम थीटा ही के बराबर लिखेंगे। ये कंडीशन है, अगर थीटा आपका बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख दिया। ओके, तो फिर ये दिस इंप्लाइज क्या हुआ? ए एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जी, अब साइन थीटा की जगह रिप्लेस करूंगा मैं थीटा। ओके, दूसरी चीज, अब थीटा है क्या? अब देखो इस डायग्राम में थीटा क्या है, तो देखिए, तो एंगल का फार्मूला होता है भाई, एंगल इज इक्वल टू, एंगल थीटा इज इक्वल टू वो होता है, देखिए ये हो गई आर्क इसकी, यानी कि एक्स आर्क हो गई, और थ्रेड की लेंथ कितनी है? एल। तो ये हो गया थीटा मस्ट बी इक्वल टू एक्स ओवर एल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एंगल का जो फार्मूला होता है, एंगल यानी कि थीटा, वो होती है भाई आर्क, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ, यानी कि आर्क यहाँ पे एक्स है और लेंथ यहाँ पे एल है। तो ये फार्मूला मैंने यूज किया, इसलिए थीटा क्या लिखा? एक्स ओवर एल। ओके, इज इट क्लियर? यहां पे आए तो अब a इज इक्वल टू माइनस
जी, थीटा को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं भाई एक्स ओवर एल, तो ये हो गया एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब देखो भाई, अब एक्सेलरेशन ए मस्ट बी इक्वल टू, माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया, जी ओवर एल मैंने एक लिख दिया ब्रैकेट में, और ये एक्स। अब ये जो जी ओवर एल है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये तो कांस्टेंट है, तो इस करके ये कांस्टेंट है, तो जी ओवर एल जो है वो है कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट। तो इस करके दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर हो गया? माइनस एक्स। अब याद करो, जब मैंने आपको कहा था कि कोई भी बॉडी जब ऑसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन जो है इसका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट में, तो ये जो मोशन होता है क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मतलब दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसलिए जब एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये था हमारा मतलब फर्स्ट वाला केस कि भाई आप शो करो जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो वो सिंपल हार्मोनिक होता है या नहीं होता। तो आपने एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किया? माइनस एक्स के। तो ये मतलब जो है क्लियरली मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब आप पूछेंगे कि भाई सर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन मैंने बार बार बताया क्या कि देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट मतलब जब इसका मोशन होता है यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो उस साइड को डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। तो इस करके, या यूं कह सकते हैं आप कि जब एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर अपोजिट इन ईच अदर, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है और वाइस वर्सा। इसलिए नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है। तो आप लिख भी सकते हैं कि भाई नेगेटिव साइन इंडिकेट व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेस देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस। यही इंडिकेट करता है ये, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो हमने शो करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, अब निकालते हैं दूसरा जो है हमने निकालना है टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड निकालते हैं, तो बहुत आसान। सेकंड केस है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट इट इज सिंपली इक्वल टू 2 पाई, ओके, 2 पाई अंडर द रूट, क्या था भाई? ये था टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का। बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, वो पहले भी हमने फॉर्मूला किया था, वो है t इज इक्वल टू 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट वो है x और एक्सेलरेशन वो है a। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, ये फार्मूला होता है किसका? टाइम पीरियड का। अब हमने करना क्या है, तो हम अब सब्स्टिट्यूट करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट, डिस्प्लेसमेंट x वो तो x ही है। अब जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास अभी आई थी, हमारे पास कितनी आई थी भाई? वो आई थी gx डिवाइडेड बाई l, ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब x से x कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आएगा 2 पाई अंडर द रूट, l ऊपर चला जाएगा, ये हो गया l, और नीचे आएगा g। तो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आ गया 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई g। l क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दूसरा हमने निकाल दिया। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया सिंपल पेंडुलम का 2 पाई l ओवर g।
अब इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इधर डिस्कशन करते हैं थोड़ा। तो इस फार्मूले में क्या है, टाइम पीरियड में, तो ये मिटा रहा हूं, देखिए। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो दूसरा हमारे से पूछा गया था वो मैंने आपको बता दिया। तो T इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G। आप करते हैं इसकी डिस्कशन। भाई सबसे पहले तो इस फार्मूले से ये बड़ा क्लियर है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसमें वो मेटल बॉब मतलब जो है सस्पेंडेड किया है उसके प्रोपोर्शनल है। यानी कि पहला तो ये हो गया कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। अब जितनी लेंथ ज्यादा होगी स्ट्रिंग की, ठीक है, उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड होगा, और अगर कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस करके अगर बहुत ज्यादा लंबा झूला है, मान लो आप झूल रहे हैं, वो जो एक झूला होता है ना, कई बार मतलब आप पार्क में देखेंगे तो झूले होते हैं लगे हुए हैं, मतलब बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो उसमें क्या है कि अगर जो उसकी मतलब जो है लेंथ होगी, जितनी लंबी होगी उतना उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड होता क्या है, कई बच्चों को ये नहीं समझते। टाइम पीरियड का मतलब है भाई एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा। तो एक टाइम मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि अगर मैं डायग्राम में बता दूं आपको, तो यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में गया, फिर वापिस आया, फिर इधर गया, फिर ये फिर हो गया ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इसमें कितना टाइम लगा, तो वो है टाइम पीरियड। लेकिन वो डिपेंड करता है, जितनी लंबी मतलब स्ट्रिंग होगी आपकी, ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा, और अगर कम लेंथ होगी तो कम टाइम पीरियड लगेगा। ये आपने याद रखना है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मतलब इनवर्सली होता है टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिस्कशन इसकी करें तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, ठीक है, तो टाइम पीरियड कम होगा। लेकिन वैसे आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है कितनी होती है, लगभग 9.81 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट ही होती है। लेकिन अगर आप मतलब जो है एक ग्रेविटेशन में अगर पढ़ा होगा आपने, तो इसकी वैल्यू भी वेरी करती है, मतलब कई जगह पे कम होती है, कई जगह पे ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मून पे देखूं, मून पे जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की जो वैल्यू है भाई, वो आपको मैं बताऊं, वो होती है 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ अर्थ। यानी कि मून पे जाके क्या होगी, कम होगी। जब ये कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड अगर हम मतलब जो है मून पे जाएं तो वहां पे टाइम पीरियड एज कंपेयर टू अर्थ जो है मतलब क्या होगा, क्योंकि वहां जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड वहां बढ़ेगा। यानी कि उसका जो टाइम वन कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो सपोज की जी की वैल्यू जो है आपकी 0 होगी, तो आप बोलेंगे सर जी की वैल्यू तो कभी 0 हो नहीं सकती। भाई हो सकती है। कैसे? आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू कहां पे 0 होती है। अगर आप अर्थ के अंदर घुसते चले, मान लो अर्थ के अंदर घुसते जाएंगे, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सेंटर है। अगर यहां पे पहुंचते हैं सेंटर पे, तो यहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सेंटर पे जाके टाइम पीरियड क्या हो गया, अगर मैं जी की वैल्यू जो है 0 पुट कर लेता हूं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंगली तो वो हो जाएगा 1/0। दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा। यानी कि वन रोटेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब वहां पे कभी जो है ना, मतलब जो है कोई भी सिंपल पेंडुलम लेके जाओ उसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन ही नहीं होगा, ये मतलब है जी की वैल्यू 0 होने से। और दूसरा, जी की वैल्यू कहाँ 0 होगी, जब आप मतलब अर्थ से काफी हाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो बोला वहां भी 0 की वैल्यू होगी। और जब 0 की जी एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है किसी सर्टेन हाइट पे, क्योंकि आपने पढ़ा है ना अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो मतलब हाइट जैसे बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती। कोई ना कोई जो हाइट है ना जहां पे मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी 0। अब मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर 0 होगी तो वेट भी क्या होगा आपका भाई 0 होगा। मास चाहे जितना मर्जी हो, क्योंकि मास आपका जितना भी हो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 0। तो कहने का मतलब आप अर्थ के सरफेस से बहुत अगर दूर जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर हाइट है जहां पे 0 जी क्या होगी 0 होगी, और जब 0 जी 0 होगी तो वेट जो है आपका 0 हो जाएगा। और जब वेट आपका 0 होगा तो आप जो है अर्थ पे वापिस नहीं आएंगे, क्यों, मासलेस हो जाएंगे। तो भाई ऐसा काम मत करना कि अगर आप अर्थ से बहुत दूर जाएं, इतनी हाइट पे जाएं जहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी, तो भाई आप एक बार गए तो दोबारा वापिस नहीं आएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी हाइट पे एक्चुअली जो है जी की वैल्यू 0 होती है और वहां पे आपका वेट जो है वो 0 होगा। वो हम ग्रेविटेशन में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसी गलती मत करना स्टूडेंट्स कि आप मतलब इतनी हाइट पे चले जाएं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो, फिर आप धरती पे कभी वापिस नहीं आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कहने का मतलब मेरा ये है, टाइम पीरियड के फार्मूले से इट इज वेरी क्लियर, ये दो ही मतलब जो है फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर टाइम पीरियड फर्क पड़ता है। लेकिन तीसरा जो है, अगर मान लो मास और वेट के ऊपर भाई ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फार्मूले में है ही नहीं वेट और मास, ठीक है। मास तो जितना ज्यादा मास हो इस पॉइंट बॉब का, तो जब पॉइंट इसका वेट बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। यानी कि मोर द मास मोर द वेट एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, ये क्लियर हो गया। अगर मान लो सपोज कोई क्लियर नहीं हुई होगी बात, तो आप मेरे को मेरे जो चैनल है उस पर कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये था हमारा आज का आर्टिकल। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आज करते हैं इसके साथ, सिंपल पेंडुलम के ऊपर टाइम पीरियड के लिए। वो जो क्वेश्चन है वो है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। आपको दिया है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कितना है 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, what will be its time period if its length is increased to 4 times, increased to 2 लिखिए, to 4 times of its original length, ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो मतलब आपको मैंने सिखाया था कि स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना, तो 2 बार आप पढ़ लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड आपको गिवन है। What will be its time period if its length is increased to 4 times
ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसके 4 टाइम अगर मान लो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तब आपसे पूछा है टाइम पीरियड क्या है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करने का बहुत आसान तरीका बताए थे। हर एक मतलब जो है जो स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया इसको स्टेप बाय स्टेप जो है समझ लो। पहला स्टेप मेरा क्या था समझाने का, आपको एटलीस्ट 2 बार जो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। 2 बार मतलब जो आपने पढ़ लिया और ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन से, और उसके बाद आपको जो है गिवन डाटा फाइंड करना है, क्या क्या आपको गिवन दिया है। ये भी मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में सिखाया था। और गिवन डाटा के बाद है फिर तीसरी चीज सबसे बड़ी है कि आपको फाइंड क्या करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस में। ये क्या बोलता है कि देखिए सबसे पहले आपको गिवन डाटा क्या दिया है सोल्यूशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड आपको दिया है। ये लो भाई 2 सेकेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। What will be its time period if its length is increased to 4 times of its original length? यानी कि टाइम पीरियड जो है आपका नया टाइम पीरियड फाइंड करना है। कब? जब जो है इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, यानी कि अब देखिए तो मैं लेता हूं लेट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज लेट अस से L, ठीक है, ये है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो अब नई जो लेंथ होगी इसकी एज पर क्वेश्चन न्यू लेंथ डिफरेंट होगी, इसलिए मैं L डैश से लिख रहा हूं। तो वो बोल रहा है ये 4 टाइम्स किसके ओरिजिनल लेंथ के, तो L डैश क्या होगी 4L, ओके। और तब आपको क्या करना है टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है, कौन सा नया टाइम पीरियड। तो नया टाइम पीरियड जो है क्या होगा वो क्वेश्चन मार्क है। तो ये है, अब आपको बहुत आसान तरीके से क्या करना है टाइम पीरियड का फार्मूला अभी अभी हमने सीखा, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है भाई 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G, ठीक है। अब देखो ये टाइम पीरियड आपको दिया है 2 सेकेंड, इसको मैं 2 सेकेंड पुट कर रहा हूं यहाँ पे 2 पाई अंडर द रूट। अब जो नई लेंथ है मतलब L डैश, ठीक है ना। तो आपको चलिए इसको इस ढंग से करते हैं, रुकिए। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो नया जो मतलब फार्मूला होगा, नया टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा वो मैं आपको बताता हूं। वो 2 पाई सेम रहेगा अंडर द रूट L डैश, लेंथ नहीं होगी, डिवाइड बाई G। तो आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नया टाइम पीरियड जो है T इज इक्वल टू वो आ गया 2 पाई L डैश। L डैश को अब हम क्या कितना लिखेंगे 4 टाइम्स है ना वो, तो 4L आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। G तो सेम ही है तो इसको मैं G लिख देता हूं। और ये टाइम पीरियड जो है नया है तो इससे डिफरेंट होगा T डैश। क्लियर? मैंने क्या किया, नया टाइम पीरियड निकालने के लिए T डैश इज इक्वल टू 2 पाई L डैश नई लेंथ होगी, L डैश की वैल्यू 4L है डिवाइड बाई G। अब मैं क्या करूंगा T डैश मस्ट बी इक्वल टू 4 का अंडर रूट क्या होता है भाई 2, यहां मैंने 2 लिख दिया। बाकी ये फार्मूला आपको वही दिखेगा, देखो 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। मतलब ये 4 मैंने बाहर निकाला 2, बाकी 2 पाई यहाँ एज इट इज आ गया, तो L ओवर G। ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, मैंने इसलिए लिखा ये जो है टाइम पीरियड का फार्मूला, यानी कि T डैश इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ये टाइम पीरियड है पहले वाला। ये टाइम पीरियड आपको दिया है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आंसर आ गया भाई इसका। इज इट क्लियर? लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा प्रोपोर्शनली। अब ये देखो पहले 2 मतलब जो है सेकंड दिया था टाइम पीरियड, लेंथ 4 टाइम हो गई, टाइम पीरियड जो है इसका बढ़ गया 4 सेकंड। तो मतलब हो गया ना क्लियर? इट इज वेरी इजी है ना। तो इस ढंग से आपको टैकल करना है मतलब न्यूमेरिकल्स। तो आज का टॉपिक इतना ही, लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है प्रोफेसर ML साहनी, ठीक है।
और जितने मेरे लेक्चर्स हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स में मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और क्योंकि देखो भाई टेक्निकली थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, मेरे को अभी पूरा एडिटिंग डाटिंग ये नहीं आता। थोड़ी बहुत अगर मेरे चैनल में गलती होगी तो मतलब उसको आप नज़रअंदाज करके, लेकिन जो मैंने समझाई हुई ये चीज़ है उस पर फोकस करें। सो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं, लाइक ज़रूर करें। अच्छी लगी वीडियो तो मतलब जो है ये सब करें। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।